टैक्स नोटिस। सच कहूं तो ये दो शब्द सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। एकदम से घबराहट होने लगती है। लेकिन ऐसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है, जहां सीधे और प्रामाणिक डेटा की मदद से आयकर नोटिस की इस उलझाने वाली दुनिया को बिल्कुल आसान और स्पष्ट बनाया जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत एक बेहद बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस भेजने पर मजबूर कर देती है? ऐसा क्या होता है कि अचानक इनबॉक्स में वो डरावना सरकारी ईमेल आ धमकता है? आज के इस विश्लेषण का एजेंडा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले बात होगी टैक्स नोटिस के मूल कारणों पर। फिर देखेंगे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की ट्रैकिंग कैसे होती है। उसके बाद जुर्माने और वित्तीय परिणामों को समझेंगे। फिर नोटिस का ऑनलाइन जवाब कैसे दें, और अंत में उन सामान्य गलतियों पर चर्चा होगी जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। सेक्शन 1, टैक्स नोटिस के कारण। आखिर इनबॉक्स में नोटिस आता क्यों है? आइए सीधे उन गलतियों का विश्लेषण करते हैं जो इस तरह के तनावपूर्ण अलर्ट को ट्रिगर करती हैं। नोटिस से बचना काफी हद तक इन 11 बेहद आम फाइलिंग गलतियों से बचने पर निर्भर करता है। गलत आईटीआर फॉर्म चुनने जैसी छोटी सी भूल से लेकर विदेशी संपत्तियों को छिपाने या टीडीएस मिसमैच जैसी बड़ी चूकों तक, ये सभी सीधे टैक्स विभाग के रडार पर आ जाती हैं। अगर बताई गई आय और टीडीएस आपस में मेल नहीं खाते, तो समझ लीजिए सिस्टम तुरंत लाल झंडी दिखा देगा। यहां एक और जरूरी बात है, इन दो धाराओं के बीच का अंतर समझना। साधारण गणितीय गलतियों के लिए आने वाला धारा 143(1) का इंटिमेशन और एक औपचारिक धारा 143(2) स्क्रूटनी असेसमेंट, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 143(1) सिर्फ एक बेसिक सुधार है, लेकिन 143(2) का सीधा मतलब है कि विभाग अब दस्तावेजों की गहराई से जांच करना चाहता है। सेक्शन 2, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की ट्रैकिंग, द डिजिटल ट्रेल। अब ये जानना बेहद दिलचस्प है कि टैक्स विभाग को लोगों के बड़े वित्तीय लेन देन की भनक आखिर लगती कैसे है। ये डिजिटल ट्रेल काम कैसे करती है? जरा इन मौद्रिक सीमाओं पर गौर करें। बचत खाते में 10 लाख रुपए का कैश जमा, रियल एस्टेट में 30 लाख रुपए का लेन देन, या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल का 1 लाख रुपए नकद भुगतान। ये वो लिमिट्स हैं जो पार होते ही अपने आप अधिकारियों को एक रिपोर्ट ट्रिगर कर देती हैं। सिस्टम लगातार इन नंबरों पर नजर रखे हुए हैं। तो अहम बात यह है कि बैंक और रजिस्ट्रार जैसे संस्थान डेटा को अपने पास दबाकर नहीं रखते। वे सीधे SFT यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के माध्यम से इसकी रिपोर्ट करते हैं, और फिर यही सारा डेटा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS में दर्ज हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है छिपे हुए लेन देन के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। सब कुछ पूरी तरह से पारदर्शी है। सेक्शन 3, जुर्माना और वित्तीय परिणाम, नियमों का पालन न करने की कीमत। अब देखते हैं कि जब ये गड़बड़ियां पकड़ी जाती हैं तो जेब पर इसका कितना भारी असर पड़ता है। 10 लाख रुपए, जी हां, पूरे 10 लाख। यह आंकड़ा डराने वाला लग सकता है। आईटीआर के शेड्यूल FA में विदेशी संपत्तियों या आय की जानकारी ना देने भर से 10 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। ये सिर्फ टैक्स चोरी पर नहीं, बल्कि महज जानकारी ना देने पर लगाया जाने वाला जुर्माना है। लेकिन राहत की एक छोटी सी किरण भी है। जिन लोगों से भूलवश विदेशी संपत्ति का खुलासा छूट गया, उनके लिए हाल ही में प्रस्तावित फास्ट 2026 योजना 6 महीने की मोहलत लेकर आई है। कुछ निर्धारित अतिरिक्त टैक्स और 1 लाख रुपए की फीस चुकाकर पुराने रिकॉर्ड्स को साफ किया जा सकता है। और अगर जुर्माने के इस ग्राफ को देखें तो यह हैरान कर देने वाला है। आय कम बताने पर 50% तक जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर यह साबित हो जाए कि आय जानबूझकर गलत बताई गई है, तो यह सीधे 200% तक पहुंच सकता है, और बही खातों में झूठी एंट्री करने पर 100% की सीधी पेनल्टी तय है। सेक्शन 4, नोटिस का ऑनलाइन जवाब देना, एक्शन प्लान। अब तक हमने समस्याओं और जोखिमों को समझ लिया है, तो चलिए अब एक शांत और व्यवस्थित एक्शन प्लान की तरफ बढ़ते हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल पर यह प्रक्रिया 5 बहुत ही स्पष्ट चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले पोर्टल पर लॉगिन करके पेंडिंग एक्शंस में जाना होता है। वहां नोटिस देखकर सही कैटेगरी चुननी होती है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मांगे गए विशिष्ट दस्तावेज अपलोड करके सबसे अहम काम करना होता है, आधार, OTP या नेट बैंकिंग से ई-वेरीफाई करना। बस किसी भी ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 5, बचने योग्य सामान्य गलतियां, मुश्किलों से बचना। जवाब कैसे देना है ये जानना तो जरूरी है ही, लेकिन क्या बिल्कुल नहीं करना है ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक बात बिल्कुल साफ है,
कागजी चिट्ठियों का दौर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। असेसिंग ऑफिसर को डाक से कोई लेटर भेजने का अब कोई तुक नहीं है। ये फेसलेस असेसमेंट का दौर है, जहां सब कुछ 100% डिजिटल ई-प्रोसीडिंग्स पोर्टल के जरिए ही होता है। अक्सर घबराहट में लोग सबसे बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, जैसे 15 दिन का पूरा समय होने के बावजूद 24 घंटे के अंदर जल्दबाजी में जवाब सबमिट कर देना, या फिर किसी एक विशिष्ट दस्तावेज की मांग पर पिछले 10 साल के पूरे बैंक स्टेटमेंट डंप कर देना, और हाँ, बिना किसी पेशेवर की मदद के किसी जटिल स्क्रूटनी को खुद ही सुलझाने की कोशिश करना एक बहुत बड़ा जोखिम है। जवाब ड्राफ्ट करते समय एक और बात का खास ख्याल रखना चाहिए, संवाद का लहजा। मुझे टैक्स कानून नहीं पता, मुझे माफ़ कर दें जैसी भावुक बातें विभाग के किसी काम की नहीं होती। उन्हें भावनाएं नहीं बल्कि विशिष्ट धाराओं के हवाले के साथ एक संरचित और तथ्य आधारित प्रोफेशनल जवाब चाहिए होता है। जैसे कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं: कानून की व्याख्या पर आधारित वास्तविक विश्वास के कारण निर्धारित ने लगातार अनुपालन किया है। टैक्स प्रोफेशनल्स ऐसी ही सुरक्षित और कानूनी रूप से मजबूत शब्दावली की सलाह देते हैं। ये बेहद असरदार तरीका है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल दिमाग में आता है। किसी तनावपूर्ण टैक्स नोटिस के आने का खौफ में इंतजार करने के बजाय क्या अपने AIS को नियमित रूप से चेक करने को एक सामान्य वित्तीय आदत नहीं बना लेना चाहिए? थोड़ी सी सक्रियता भविष्य के बड़े तनाव और जुर्माने से बचा सकती है ना सोचने वाली बात? इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और अपने फाइनेंस को दुरुस्त रखें।